नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं राधेश्याम अग्रवाल जी, जो कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हैं और कैट से भी आप लगातार संपर्क में हैं। इस समय देश में जो बड़ा मुद्दा है वो है स्वदेशी और विदेशी। ट्रंप का टैरिफ आते ही हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पहले बोले थे कि स्वदेशी को अपनाएं, लेकिन विदेशी बाजार भारत में घुसने के रास्ते खुल गए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी जो ट्रंप के टैरिफ की बात आई है, उसका क्या असर होगा भारत पर? मेरा ये सोचना है, ट्रंप कैलिफोर्निया से जीता है और कैलिफोर्निया एग्रीकल्चर का अमेरिका का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। तो एग्रीकल्चरिस्ट लोगों ने उनको वोट दिया है, तो वो कोशिश में है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, 140 करोड़ की जनसंख्या, आधा 27 कंट्री यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, इन सब के बराबर की पॉपुलेशन खाली इंडिया में रहती है, तो यहाँ कंजप्शन हो जाएगा। दूसरा, मोदी की कोई नस दबी हुई है जिसकी वजह से वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको दबा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार से दबा के रखा हो। ये हमारे स्वाभिमान पर भी चोट है और देश के स्मिता पर भी सवाल पैदा होता है। एक तरफ तो ये होता है कि विदेशी निवेश होगा, विदेशी बाजार से हमें लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्वदेशी की बात करते हैं, तो इसका असर बाजार पर, जिस तरीके से हमारे उत्पाद हैं, जैसे आपने बोला एग्रीकल्चर बेस, कैलिफोर्निया से वो चुनाव जीते हैं, तो हमारे देश के किसानों पर उनके टैरिफ का असर पड़ेगा क्या? बहुत बुरा पड़ेगा। कारण समझो, अमेरिका के अंदर एक किसान को 90 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है। आपके किसान को क्या मिलती है? पीएम किसान निधि में 2000 रुपया के हिसाब से 3 किस्त मिलती, 6000 रुपये। कहां से पनपेगा वो? अच्छा, याद होगा आपको, जब अकाल पड़ा था इस देश में, तो PL 480 के थ्रू अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया करता था। एक लाल वाला गेहूं और एक सफेद वाला गेहूं। लाल वाला गेहूं और सफेद वाला गेहूं क्या था, वो समुद्र में फेंकते थे। उसका स्टार्च निकालने के बाद हिंदुस्तान को उन्होंने ये समझा कि ये स्टार्च निकला हुआ गेहूं भूसा खाने के लिए वो PL 480 का गेहूं यहाँ पे भेज दिया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारे पास भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो भाड़ा भी अमेरिका ने दिया और PL 480 का यहाँ बजट बना, फंड बना। उस फंड से यहाँ की चर्चों को फाइनेंस किया गया। आज सेम स्थिति ट्रंप अभी कर रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर वो मक्का सप्लाई करेगा, एग्रीकल्चर सप्लाई करेगा, हिंदुस्तान का किसान कहां से जिंदा रहेगा? एक आम किसान, वहां मिनिमम एक किसान की जो जमीन है, मैं कनाडा गया हुआ हूं, न्यूजीलैंड भी गया हूं, मैंने देखा वहां 400-500 हेक्टेयर से नीचे कोई की जमीन नहीं है एक किसान की। एक एक किसान के पास 400 से 500 हेक्टेयर जमीन है। तो हिंदुस्तान के किसान के पास कितनी है? 2 से 2.5 एकड़। और 2 से 2.5 एकड़ के अंदर वो अपना परिवार चलाता है। वो 400 एकड़ में उसका पेट नहीं भरता तो 90 लाख रुपए सब्सिडी लेता है। अमेरिका सब्सिडी कहां से दे रहा है? आपको शायद मालूम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो कहलाता है कि मेरा GDP वर्ल्ड का सबसे ज्यादा 33 ट्रिलियन डॉलर की उसकी GDP है, उसमें कर्ज कितना है? 105 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है। वो चरक की थ्योरी पर चल रहा है कि कर्जा लो और घी खाओ। वो दबा के राजनीति कर रहा है। अगर वो नहीं दबाएगा उसकी इकोनॉमी फेल है। ठीक है, अमेरिका घी खा रहा है, आगे जाके हम भी घी खाएंगे। कैसे खाओगे? अमेरिका आ रहा है ना। अमेरिका आ रहा तो आपके लिए थोड़ी आ रहा है, वो अपने किसानों के लिए आ रहा है, आपके हित के लिए नहीं आ रहा है। वो हमारी कृषि में कोई असर नहीं उसका कोई, वो आपकी कृषि डूबेगी। आपका जो किसान आज ये गेहूं का रेट जो मिल रहा है, उससे आधा रेट में गेहूं उनका आएगा और वो गेहूं जो है मैकेनाइज होगा। उसके अंदर जो हमारे गेहूं के अंदर क्वालिटी है, अब वहां का दूध है, वहां के दूध गायों को खून पिलाया जाता है, गोश्त खिलाया जाता है ताकि उनके दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़े।
वो दूध यहाँ आएगा, तुम सनातन की बात करते हो, वो दूध तुम पियोगे, वो यानी पनीर तुम खाओगे। उनके डेयरी प्रोडक्ट जो हैं हाँ। वो हमारे इधर आएंगे, हाँ, तो हमारे इधर के डेयरी प्रोडक्ट का क्या होगा? तुम्हारे यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट को तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनका रेट इतना है। वहां का एप्पल आ रहा है, तो आपका एप्पल अगर आ गया तो कश्मीर का और हिमाचल का किसान क्या करेगा? और वो एप्पल 9-10 महीने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ रहता है, जिसमें उसमें विटामिन सी की जो कैपेसिटी है वो 60% कम हो जाती है। ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान तो सरकार देगी ना। पर हमारी सरकार आज की डेट में जनता के हित में काम नहीं कर रही है। आपने बोला मोदी की कोई नस दबी है, हाँ। तो ऐसी क्या होगी? मोदी जी तो इस समय पूरे विश्व गुरु हैं, हाँ। और हर देश में उनका डंका तो बजता है। जवाब क्यों नहीं दे रहे ट्रंप को? वो किसी चीज का उसकी काट क्यों नहीं दे रहे? बोलो कि नहीं, हम आप ये डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं बोल रहा? वो गोयल को भेज देता है, विदेश मंत्री को भेज देता है। अमेरिका क्यों नहीं विजिट कर रहा? वो अभी मलेशिया गले जाकर के मिल रहा है, वो मुस्लिम कंट्रियों में जाके गले मिल रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोप की कंट्रियों के साथ गले मिल रहा है। वो अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है? स्थिति ये बन गई है हिंदुस्तान की अमेरिका के अंदर कि अमेरिका के मंत्रियों से अगर मिलना है तो वहां दलालों के द्वारा आपकी मुलाकात होगी। अभी जिस तरीके से एक और मामला गूंज गया, अभी जिस तरीके से संसद में जब बजट अभिभाषण पे से धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होना थी, राहुल गांधी ने बहुत से मुद्दे उठा दिए। विशेषाधिकार हनन का भी उन पर दबाव बनाया गया। बहरहाल वो सब मामला खत्म हो गया, लेकिन जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, आप क्या उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। वो पब्लिक के मुद्दे हैं। बीजेपी की पार्टी आज की डेट में जो शासन कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी की पार्टी ये जनता के हित की बात नहीं कर रही है, ये व्यापार कर रही है, ये व्यापारियों के हित की बात कर रही है। वो राष्ट्र हित की भी बात करते हैं, राष्ट्र के गौरव की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने बहुत तरीके से, मोदी जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में घुस के आतंकियों पर हमला किया। आपके जेट, आपके कितने प्लेन डिस्ट्रॉय किए उन्होंने, ये आपने बताया? मीडिया इनने खरीद रखा है। मीडिया वो रिपोर्ट देगी जो ये बोलेंगे, जो ये एक्चुअल रिपोर्ट पब्लिक को मिल रही है। ये टोटल पूरे वर्ल्ड वाइज उठा के देखो, परिदृश्य बदल गया है राजनीति का। जिनपिंग राज कर रहा है चाइना में, पुतिन राज कर रहा है रशिया में, ट्रंप राज कर रहा है अमेरिका में, और मोदी राज कर रहा है इंडिया के अंदर। जनता के हित की बात करने वाला आज कोई नहीं है। परिदृश्य पूरी दुनिया का बदल गया है। सब इकोनॉमी पे आ गए हैं, और इसके पीछे है यहूदीकरण, कैपिटलिज्म वर्ल्ड, और कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म हावी है, और माइट इज राइट का राज चल रहा। आज ईरान पे वो हमला कर रहा है इजराइल की वजह से ना। ईरान पे हमला कर रहा है, कल तुम्हारे को दबा रहा है, तुम पे हमला तो नहीं कर सकता क्योंकि रशिया तुम्हारे बगल में खड़ा है, तो तुमको इस तरह से दबा रहा है। अभी उन्होंने एक और बात कही कि रशिया का तेल भारत नहीं खरीदेगा। कौन होता है ये? वो इस ट्रंप कौन होता है? हमारे, हम किसी से, जिससे हमको सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। हम तुम्हारे गुलाम है क्या? ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनवाने की कोशिश मोदी भी करवा रहा है यहाँ पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। जैसे औरंगजेब के पास पुर्तगालियों ने आकर के शरण ली, और शरण लेकर के आपस का लड़ाई झगड़ा करा करके उन्होंने कब्जा कर लिया। सेम स्थिति ट्रंप चल रहा है यहाँ पर। और ट्रंप के चलने की मजबूरी है कि ट्रंप की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। $10 ट्रिलियन यूरोप का इनके ऊपर कर्जा है, अमेरिका पे। यूरोप अलग हो गया, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की सोच रहा है। कल 36 जहाज भेज दिए यूरोप के लोगों ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए। क्यों? वहां पे रेयर अर्थ चाहिए उसको। वो दादागिरी चल रही क्या? डेमोक्रेसी है? यूएनओ को तुमने फंडिंग देना बंद कर दिया, WTO की मान्यता खत्म कर दी, WHO को तुमने वैसे खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में जिस तरह CBI को, ED को, तो चुनाव आयोग को जिस तरह सरकार ने कब्जा कर लिया है, उस तरह इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ये कर रहा है, उसकी राह पे ये चल रहा है। स्थिति ठीक नहीं है। माने सब कुछ खत्म होने की स्थिति है। हाँ, डेमोक्रेसी की आड़ में पूरा व्यापारीकरण हो रहा है। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उस कंट्रियों के अंदर व्यापारीकरण हो गया, व्यवसायी का ध्यान। आज अडानी अंबानी की चिंता है इनको, पब्लिक की चिंता है?
1250 रुपए में तुमने लाडली योजना बना करके औरतों को ले लिया। 5 किलो अनाज दे करके तुम बोलते हो कि वर्ल्ड की हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 84 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो अनाज बांट रहे हो। ये देश की तरक्की हो रही है, ये विकास है। दोस्तों सवाल बहुत हैं और सरकार इन सवालों के जवाब देने में कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। लगातार संसद में जिस तरीके से गतिरोध आ रहा है, संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के दौरान न जाने किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं और जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, जिन मुद्दों पे बात होना है, उनके जवाब कहीं नहीं मिल रहे। मिलते प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष बोल रहा है प्रधानमंत्री को कि आपको जान का खतरा है, आप पार्लियामेंट में मत आना। ऐसा कभी इतिहास में सुना है? इतनी सुरक्षित जगह पे हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का गुंडे हैं, क्या अपराधी हैं जो प्रधानमंत्री को मारेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद अपमानित कर सकती हैं आपको और या आप मनमोहन सिंह के बजट पेश करते समय उसके पेपर मुंह पे फेंक के नहीं मारे थे। मनमोहन सिंह का अपमान नहीं हुआ था? तो मनमोहन से ऊपर के वो इकोनॉमिस्ट हो क्या? वो अपमान नहीं था। इनका अपमान है, उनका अपमान नहीं है। दोस्तों सवाल परिभाषा भी बदल गई। सवाल बहुत सारे हैं और उनके जवाब भी देश मांगता है, लेकिन कब आएंगे ये जवाब, कैसे मिलेंगे, उनके क्या परिणाम होंगे? अगर देर हो गई तो देश की आर्थिक व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। जिस तरीके से आर्थिक विश्लेषण हो रहा है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थितियों पर चिंतन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सवाल खड़ा कर रहा है कि देश के किसान, देश के मजदूर और देश का आम नागरिक इस पशोपेश में है कि आने वाला कल कैसा होगा। आपने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, आपने हर खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। आपके तमाम वादे जुमले हो रहे हैं। सरकार को सोचना होगा। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। राधेश्याम अग्रवाल जी ने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।